पूरी दुनिया में लॉकडाउन, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं देखा। और इस लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ बंद, दुकानें, ऑफिस, मॉल्स, पिक्चर हॉल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, घूमना फिरना, एरोप्लेन, ट्रेन, सब कुछ बंद, फैक्ट्रियां भी बंद। पर अगर मैं आपको कहूं कि आज के इस लॉकडाउन के टाइम में भी खरबों खरबों फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बिना रुके 24 घंटे उसी तरह से काम कर रही हैं जैसे पहले काम कर रही थी। तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। आज भी खरबों खरबों फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं, और वो फैक्ट्रियां और कहीं नहीं, आपके और मेरे शरीर के अंदर है। उसी फैक्ट्री की वीडियो आपके मेरे पीछे चल रही है। तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर ये फैक्ट्रियां क्या हैं और कैसे काम करती हैं। ये बता दूं कि मैं टेक्निकल पर्सन हूं, इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग दिमाग पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को समझता हूं, जानता हूं। बायोलॉजी में सच मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर जब मैंने इन फैक्ट्रियों की वर्किंग देखी तो लगा ये तो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। हर तरह की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैकेनिकल यहाँ पे यूज हो रही है। और इतनी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री तो इंसान भी कभी नहीं बना सकता। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए मारुति कार बनाने की फैक्ट्री है। हम सोचते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कितने हजारों पुर्जे आपस में जुड़ते हैं असेंबली लाइन में परफेक्शन से। पर उसके इन फैक्ट्रियों के सामने आप देखेंगे तो पाएंगे कि मारुति की फैक्ट्री भी बहुत छोटी नजर आएगी। और ऐसी एक नहीं, 50,000 करोड़ फैक्ट्री आपके शरीर में और मेरे शरीर में इस समय काम कर रही है। हर इंसान के शरीर में 50,000 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, और उन्हीं फैक्ट्रियों की बदौलत हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं और जिंदा है। तो ये फैक्ट्रियों को जानने की जिज्ञासा एक टेक्नोलॉजी पर्सन के हिसाब से मेरे अंदर हुई। इनको जान के बड़े हैरानी हुई, बड़ा इंप्रेस हुआ। तो वो मैं चाहता हूं आपसे शेयर करना। ये वीडियो उसी मकसद से बनाई है, और इसके पीछे एक और मकसद भी है, इसके पीछे जानने का कि आखिर ये फैक्ट्रियां बनाने वाला कौन है। इस सवाल को भी जानने की कोशिश करना। एक तो जिज्ञासा है कि हमारा शरीर कैसे चलता है, ये फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं, और एक और इसमें प्रश्न का जवाब हम पाएंगे इस वीडियो में कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है। बैक्टीरिया अपने आप में कंप्लीट बॉडी सेल है, जैसे हमारे बॉडी सेल है उसी तरह से बैक्टीरिया सेल है। पर बैक्टीरिया को लिविंग माना गया है, वायरस को लिविंग बीइंग नहीं माना गया है। तो ऐसा क्यों है, दोनों में क्या फर्क है? जब हम इन फैक्ट्रियों को पूरी तरह देखेंगे आज की वीडियो में, तो इस चीज का भी जवाब उसके बाद हमें मिलेगा। और बाद में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इनको बनाने वाला कौन है। तो चलते हैं आज की ये वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ी हैरानी होगी और पसंद आएगी। पसंद आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी मेहनत करता हूँ इनको बनाने में। जिन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको देखें और समझें। केवल उसी मकसद से वीडियो बनाता हूँ। तो चलते हैं उन फैक्ट्रियों को देखते हैं, आखिर फैक्ट्रियाँ कौन है जो आज भी लॉकडाउन के अंदर स्टॉप नहीं हुई और लगातार काम कर रही हैं। तो उन फैक्ट्रियों को जानने से पहले एक नज़र हम डालते हैं हमारे शरीर के ऊपर। ये एक शरीर का स्केच है, और ये शरीर किन से बनता है? अलग अलग ऑर्गन से। जैसे ब्रेन एक ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, थायराइड है, पेनिक्रियास है, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, हार्ट है, लिवर है, स्टोमक है। इसको इस तरह से समझ लीजिए इंजीनियरिंग भाषा में कि हमारी पूरी बॉडी को अगर हम एक कार मान लें, तो कार के अंदर एक स्टार्टर है, एक इंजन है, क्लच सिस्टम है, गियर बॉक्स है, इसकी चेसिस है। ये सारे अलग अलग असेंबलीज हैं। उसी तरह से ये ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स का थोड़ा सा देखते हैं, एक दो ऑर्गन्स पर नजर डालते हैं वो किस तरह की होती है। जैसे किडनी है, ऑर्गन के अपने आप में बहुत कम्प्लेक्सिटी है, अपने आप में एक पूरा डिटेल डिजाइन है। इस ऑर्गन के बहुत सारे पार्ट हैं। इसको ऐसे मान लीजिए जैसे इंजन को अगर खोलें तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, पिस्टन मिलेगा, क्रैंक मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और जैसे ये किडनी है, उसी तरह से हम दूसरा ऑर्गन देखते हैं। ये देखते हैं हार्ट है।
हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिकली बनी है डिफरेंट सिस्टम से, ऑर्गेनिजम्स इनको बोलते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम्स के फर्दर डिफरेंट ऑर्गन से बनती हैं। जैसे ये डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम को दिखाया गया है, इसका वन ऑफ द ऑर्गन इज स्टोमक, वो स्टोमक यहाँ पे दिखाया गया है। और कई सारे ऑर्गन से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक ह्यूमन बीइंग बनता है। और जो ऑर्गन है वो फर्दर बनता है टिश्यूज से। टिश्यूज ऑर्गन के वो छोटे पार्ट हैं जो एक तरह के स्ट्रक्चर रखते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, और उसको एक टिश्यू कहते हैं। ये जो टिश्यू बनता है वो सेल से बनता है। ये है बॉडी के सेल जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जो कि इतनी जबरदस्त, इतनी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है जिसकी हम आज झलक लेंगे। और इस तरह के लगभग 50,000 करोड़ पर है, अलग अलग वैरायटी के 40-50 वैरायटी के बॉडी सेल्स हैं। उन सब से पर वो 50,000 करोड़ सेल से हमारे शरीर बनता है। वैसे ये सेल के अंदर देखें तो इसके अंदर, सेल के अंदर फर्दर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। वो ऑर्गेनल बनते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है मॉलिक्यूल से, नॉर्मल मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। पर आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो इस पे करने वाले हैं, बॉडी सेल पे। ये जो ह्यूमन बॉडी सेल है, इसका डिजाइन हम देखेंगे और किस तरह से ये इंसान की बनाई हुई सबसे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री से भी ज्यादा इंजीनियरिंग मिरेकल है, मार्वलस इंजीनियरिंग का इसके अंदर कमाल है। उसकी हम झलक लेंगे एक जिज्ञासा के तौर पे कि आखिर ये फैक्ट्री क्या है और कैसे दिन रात काम करती है। हम डिटेल बायोलॉजी की स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ एक टेक्निकल जिज्ञासा के हिसाब से इसको देखने जाएंगे। तो अब एक नजर डालते हैं, जो सेल की हम बात कर रहे थे, बॉडी सेल आखिर कैसा लगता है, कैसा दिखता है। ये थोड़ा दूर से व्यू है, अगर बहुत सारे सेल्स को देखें। वैसे सेल्स बहुत अलग अलग डिजाइन के हैं, एक टिपिकल बॉडी सेल के हम देख रहे हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये एक बुलबुला सा है, बड़ी सिंपल सी चीज है। और पहले जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे, या पहले लोग सोचते थे सेल कोई होमोजेनियस छोटा सा पार्टिकल हो गया, सबसे छोटा पार्टिकल जैसे यही है, इनको मिलके हमारा शरीर बना है। पर जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई, माइक्रोस्कोप और तेज आए, पैनी नजर वाले आए, तो पता चला ये सेल के अंदर तो इतना पूरा संसार बसा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी संसार को हम आज देखने जा रहे हैं। तो इसी सेल को हम थोड़े से क्लोज से देखते हैं कि वो सेल कैसा लगता है। सॉरी, ये सेल को जब हम क्लोज से देखते हैं तो सेल के अंदर की दुनिया थोड़ी थोड़ी नजर आनी शुरू होती है। इसको एक और इसकी फोटो देखते हैं। ये सेल का एक 3 डायमेंशनल ड्राइंग, आर्टिस्टिक ड्राइंग बनाई हुई है। इसके अंदर आप देखिए, सेल के अंदर में बहुत सारे बॉडी पार्ट, सेल के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। और एक ये जो बीच में येलो है, ये न्यूक्लियस है सेल का। इस न्यूक्लियस के अंदर तो और भी कमाल है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इस न्यूक्लियस के अंदर है जो बाहर से भी ज्यादा। और ये जो नीचे नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में पूरी मशीन है, और बहुत जबरदस्त मशीन है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जैसे मोटर्स, कन्वेयर बेल्ट, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, केमिकल फैक्ट्री, पावर हाउस, सबका सब इस सेल के अंदर है। और ये जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, हर पार्ट का बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसी सेल के हम एक और नजर डालते हैं, ये उस सेल की और क्लोज व्यू है। इसके अंदर भी जैसे हम देख रहे हैं, ये अलग अलग सेल के मशीनें हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रॉस करके देख रहे हैं, बड़ा फैमिलियर टर्म आपने सुना होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, कैसे बनते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन का क्या रिलेशन है, इस पे भी आज हम थोड़ी सी समझ लेंगे कि आखिर ये क्या है। तो ये एक सेल नजर आ रहा है, देखिए। अब चलते हैं इसके अंदर इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस पता चल रहा है। अब ये देखिए, ये सब जो हमें नजर आ रहे हैं अंदर चीजें, ये अपने आप में पूरे रोबोट्स हैं। हर किसी का एक खास काम है।
और वो अपने इतनी मुस्तैदी से उस काम को कर रहे हैं जितना किसी बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्री में होता है। ये देखिए, ये आरएनए से निकल के आ रहे हैं अंदर बन के। अब इन आरएनए को कौन संभालेगा, उनका क्या करना है, उसे कैसे प्रोटीन बनना है, ये अलग अलग, ये भी एक रोबोट है। ये देखिए, हजारों रोबोट्स मिलके कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं और बॉडी को जिस चीज की जरूरत है, जिस प्रोटीन की जरूरत है, वहां पे वो बन रहे हैं। अगर ये सेल काम करना बंद कर दें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये सारा का सारा हो रहा है बॉडी के एक सेल के अंदर, और ऐसे 50,000 करोड़ सेल। अभी भी हम सेल के अंदर ही हैं। ये देखिए, सेल के अंदर की दुनिया। कभी आप सोच सकते थे कि इतना कुछ एक सेल के अंदर होता है? ये देखिए, ये जो लाल रंग की है, रॉबर्ट्स आ रहे हैं, इसको उससे छुड़ाया किसी पर्पस से। हर एक चीज का यहाँ पे पर्पस है। ये उसके अंदर पावर हाउस है जो पूरे सेल के लिए बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिजली मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर ये क्रोमोसोम्स क्या है और क्या इनका डीएनए से रिलेशन है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में सिमटा पड़ा होता है, और डीएनए को अगर पूरा खोलें तो ये 6 फुट के करीब इसकी लंबाई है। और उस 6 फुट जैसे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर में कुदरत ने कैसे समेटा है, ये भी बहुत बड़ा करिश्मा है। ये है एनिमेशन, रियल वीडियो नहीं हो सकती, पर बिल्कुल एक्यूरेट एनिमेशन है। सेल के अंदर की फैक्ट्री की, जिस तरह की फैक्ट्रियां हमारे अंदर चल रही हैं, मेरे और आपके अंदर। इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ये एक चीज और, ये देखिए, ये जो धागे से नजर आ रहे हैं, ये हाईवेज है सेल के अंदर में। इनके ऊपर चढ़ के छोटे छोटे रोबोट्स एक सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, जहां पे इसकी जरूरत है वहां पहुंचाते हैं। ये सेल की दुनिया। कभी आपने सोची थी कि सेल के अंदर इतना कुछ होगा? तो एक झलक आपने देखी सेल के अंदर की दुनिया की। इसके अंदर इतने सारे फंक्शन है, हर फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे बैठे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। पर 2 खास फंक्शन है जो अपने आप में बड़े कॉम्प्लेक्स है, उनको हम थोड़ा क्लोजली देखेंगे। पहला जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, डीएनए। ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस लिखा हुआ आपने देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। और आपने नाम जरूर सुना होगा डीएनए का, पर डीएनए है क्या? हमारे पूरे शरीर का बनाने के लिए समझ लीजिए जितनी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स चाहिए, हर पार्ट की डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन, उसकी बुक्स, उसके ड्राइंग्स, प्रिंट्स, वो सब के सब एक डीएनए के अंदर है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और डीएनए आपने जैसे देखा हुआ बहुत फोटो पिक्चर्स में, एक लंबे स्ट्रिंग की तरह से होता है, और इसके अंदर में कोडेड इंफॉर्मेशन है। जैसे कंप्यूटर के अंदर में 1 और 0 में पूरा का पूरा डाटा होता है, इसके अंदर में 4 कोड के अंदर में पूरा डाटा होता है। पर ये स्ट्रिंग इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रिंग है डीएनए, उसको अगर पूरा खोल दें तो वो 6 फुट लंबी हो जाती है। उसके अंदर जो कोड है वो बिलियंस ऑफ कोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, और वो बिल्कुल आप कह सकते हैं महीन से महीन धागा। अब ये जो सेल मेरे पीछे नजर आ रहा है, ये सेल अपने आप में इतना छोटा है क्योंकि इस तरह के 50,000 करोड़ सेल मिलके हमारा शरीर बना है। तो एक सेल इतना छोटा है कि एक आटे के छोटे से कण के अंदर में इस तरह के 10,000 सेल कम से कम होंगे। और उस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस जो सेल से भी छोटा है, उस न्यूक्लियस के अंदर में ये पूरा डीएनए और उस तरह की जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो उस डीएनए में जो है वो बॉडी के हर 50,000 करोड़ सेल के डीएनए में एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन है। उसी की कॉपी हर जगह होती है।
अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि एक सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं तो आप जानते हैं, पर ये जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, एक डीएनए से 2 डीएनए जो बनते हैं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स कहानी है। क्योंकि डीएनए जो है चेन की तरह से, जैसे जिप की तरह से है, तो दोनों जिप के पार्ट के अंदर में पूरा का पूरा डीएनए कोड है, और उसको जब डुप्लीकेट होना है तो पहले वो जिप खुलनी है, दोनों अलग अलग पार्ट को कंप्लीट होना है, फिर उन दोनों को समा जाना है न्यूक्लियस के अंदर में। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। और एक चीज और बता दें, जीन और क्रोमोसोम क्या है। इस पूरे डीएनए के अंदर में मैंने जैसे कहा था, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इंस्ट्रक्शंस हैं, जिससे पूरी बॉडी की डिजाइन इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, वो इंफॉर्मेशन अलग अलग जीन्स के अंदर डिवाइडेड है। ऐसा समझ लीजिए, अगर पूरी के स्ट्रक्चर के अंदर में, इस प्रोग्राम के अंदर में स्टार्ट और स्टॉप कोड बना होता है, बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। जो कंप्यूटर लैंग्वेज थोड़ी बहुत जानते हैं उनको बड़ा क्लियर अचंभा होगा। ये इसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड है, जिसका मतलब है ये अब नया जीन की इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है। एक तरह से एक नई किताब है, हर जीन को एक किताब समझ लीजिए, और उस किताब के अंदर में बॉडी का एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल या प्रोटीन बनाने का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका डिजाइन दिया हुआ है, और उस एक पार्ट को जीन कहते हैं। और तकरीबन 23,000 जीन से ये डीएनए बना है, पर हर जीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका स्टार्ट और स्टॉप कोड अलग अलग है। अब कई सारे जीन मिलके एक क्रोमोसोम बनता है। तो पूरा जो डीएनए है, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ कोड है, वो 23,000 जीन में डिवाइडेड है, पर काफी जीन्स का कॉम्बिनेशन मिलके एक क्रोमोसोम है। तो 23 क्रोमोसोम में, 23 क्रोमोसोम में पूरा का पूरा डीएनए डिवाइड हो सकता है, पर वो नॉर्मली डिवाइडेड नहीं रहता है। नॉर्मली क्रोमोसोम नहीं होते हैं सेल के अंदर में। नॉर्मली डीएनए की स्ट्रिंग खुली होती है, और उस खुली हुई स्ट्रिंग से जरूरत के हिसाब से जो प्रोटीन बनना है, वो इंफॉर्मेशन कॉपी होके एक आरएनए बनता है, और आरएनए से रोबोट्स फर्दर प्रोटीन बनाते हैं। अब एक डीएनए जब सेल को डुप्लीकेट होना होता है, तो उससे पहले डीएनए मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2 डीएनए बनते हैं। तो वो दो डीएनए बनने का जो मैकेनिज्म है, वो अपने आप में बहुत ही गजब का है। उस पे हम एक नजर अब डालेंगे। अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, क्योंकि सेल को जब 2 में डिवाइड होना है, तो डीएनए के भी 2 पार्ट बनने हैं, और उस डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज दोनों डीएनए में एक जैसी होनी चाहिए। तो वो काम कितनी स्पीड से और कितनी एक्यूरेसी से ये मशीनें कर रही हैं, ये देखिए। यहां पे ये देखिए, ये डीएनए आ रहा है, इस डीएनए का एक स्ट्रिंग यहां आ रहा है, और दूसरा ये दूसरा पार्ट है। तो ये जो मेन डीएनए आया था, जिसको मैंने कहा था ये जिप, ये देखिए, ये जिप खुल रही है। ये वाला जो रोबोट है ब्लू, ये इस जिप को खोल के 2 पार्ट में कर रहा है। एक पार्ट ये जा रहा है, एक पार्ट ऊपर जा रहा है, और यहां पे ये वाली मशीन इसके आधे पार्ट को कंप्लीट करती जा रही है। यहां पे ये देखिए, तो ये डीएनए का एक पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है। यहां तक तो ये पार्ट आधा था, अब ये फुल होता जा रहा है। पर जो दूसरा पार्ट है, ये कंप्लीट करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब इस डीएनए आ रहा है जो जिप फॉर्म में, ये ब्लू उसको जिप खोल के 2 पार्ट बना रही है। एक पार्ट ये है, यहां पे ये मशीन उस डीएनए को कंप्लीट कर रही है। मतलब इस जिप का जो दूसरा वाला पार्ट है, वो हवा में से या जो डीएनए के अंदर के एरिया में से मॉलिक्यूल्स लेके उसको कंप्लीट करती जा रही है, और ये डीएनए का एक पार्ट बनता जा रहा है। पर जो दूसरा पार्ट है, इसमें प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए का जो कोड है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। जो दो जिप्स की जो स्ट्रीम है, एक में कोड लेफ्ट से राइट जाता है, दूसरे में राइट से लेफ्ट जाता है, और उसको जो कंप्लीट करना है वो रिवर्स ऑर्डर में ही कंप्लीट करना है। तो इसका कोड रिवर्स करने के लिए डीएनए में यहां से यहां पे कोडिंग होनी शुरू होती है। तो वो करने के लिए पहले कुछ पार्ट खाली वापस चला जाता है, फिर ये वाली दूसरी मशीन उसके पार्ट को पकड़ती है और उसको उल्टा कोडिंग शुरू करती है। जब यहां तक कोडिंग पूरी होनी शुरू होती है, उससे पहले ये पार्ट हट के इधर आ जाता है और एक नया स्ट्रिंग निकलना शुरू होता है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये किस तरह से एक एक रोबोट के पार्ट आ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं और उसको दूर कर रहे हैं। ये रिवर्स डायरेक्शन में कोडिंग हो रही है उसकी। और अल्टीमेटली इतना लंबा स्ट्रिंग जब इसमें से निकल जाता है तो एक डीएनए के दो डीएनए यहां पे बन जाते हैं। और अब जब एक डीएनए के दो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बन गए, पर वो सारे अभी खुले पड़े हैं, उलझे पड़े हैं आपस में, उसको दो अलग अलग सेल में कैसे डिवाइड करेंगे? ये डिवाइड करने के लिए क्या करिश्मा नेचर का है कि उन दोनों पार्ट को अलग अलग रैप किया जाता है, बांधा जाता है। किस तरह से उसको बांधा जाता है, ये देखिए। ये देखिए, जब वो दो पार्ट बन चुके हैं तो एक एक पार्ट को बांधने के लिए इनको बांधने के लिए अब छोटे छोटे रोबोट्स आएंगे जो इनको पकड़ के बांधेंगे। आप देखिए कैसे बांधेंगे। ये जो हिस्टोन्स है, ये डीएनए को पकड़ के लपेटे जा रहे हैं और एक तरह से स्प्रिंग टाइप बना रहे हैं। ये पर ये थ्रेड अपने आप में अभी बहुत लंबा है, इस स्प्रिंग को फिर दोबारा से लपेटा जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से अब इस कॉइल को फिर एक कॉइल में लपेटा गया है और इस तरह से एक क्रोमोसोम का पूरे के पूरे पार्ट। ये भी देखिए कि कौन कौन सा पार्ट को एक क्रोमोसोम में डालना है, वो भी नेचर को मालूम है, वो भी उन रोबोट्स को मालूम है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा डीएनए 23 क्रोमोसोम के अंदर में डिवाइड हो जाता है। और ये एक्चुअल फोटो है जो माइक्रोस्कोप से नजर आ रही है सेल के अंदर की। ये जो है अलग अलग क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम पेयर में है, क्योंकि एक डीएनए के दो डीएनए बन गए थे। अब उसके कुछ पोर्शन मिला के एक क्रोमोसोम बनता है, डीएनए का कुछ पोर्शन जिसके अंदर काफी सारी जीन्स हैं, और वो पेयर में बनता है। और वो पेयर अभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद किस तरह से वो पेयर्स को अलग करके दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के दो पार्ट किए जाते हैं, और जब वो पूरे के पूरे तैयार हो जाते हैं तब उस सेल को दो में डिवाइड किया जाता है। ये देखिए, ये सेल के अंदर एक्चुअल माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और जब ये पूरी तरह सेपरेट हो जाएंगे तब ये देखिए, अब ये क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट वो। अब वो सेल श्रिंक होके दो सेल के अंदर में बन जाएगा। अभी इस वीडियो में क्रोमोसोम कैसे दो में डिवाइड होता है वो बहुत अच्छी तरह नजर आएगा। ये एक क्रोमोसोम है जो बेसिकली आइडेंटिकल दो पार्ट्स का पेयर है। ये दोनों तरफ फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम को खींच के दो में अलग अलग करने के लिए बने हैं, इसी टाइम तैयार हुए हैं सेल के अंदर में। ये दोनों मिलके क्रोमोसोम को खींच के दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हर क्रोमोसोम ऐसे 23 क्रोमोसोम दो दो में डिवाइड हो जाएंगे। अभी देखिए डिवाइड करने से पहले क्या कॉम्प्लिकेशन है। ये छोटे छोटे ट्यूब्स जो बने हैं, ये क्रोमोसोम के रेड पार्ट से चिपके हैं, उनको पकड़ रहे हैं
और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब ये तैयार है क्रोमोसोम 2 में डिवाइड होने के लिए। और जब ये तैयार होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल ब्रॉडकास्ट होगा और इसका कलर चेंज होगा, ये बताने के लिए कि अब ये क्रोमोसोम तैयार है 2 में डिवाइड होने के लिए। और इस ट्यूब के ऊपर छोटे छोटे रॉबर्ट्स ये मैसेज लेके दूसरी जगह जाएंगे। ये देखिए ग्रीन कलर में तैयार हो गया, मैं साइड में जाता हूं। अब ये देखिए छोटे छोटे रॉबर्ट्स इसके ऊपर चलेंगे, ये सब न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है। ये देखिए ये स्टार्ट सिग्नल्स हैं, ये दूसरे एंड तक कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ सही ऑर्डर में है, क्रोमोसोम डिवाइड करने से पहले कोई गलती तो नहीं। ये देखिए क्लोजअप, कोई सोच सकता है कैसे भाग रहे हैं जैसे छोटे छोटे इंसान हो। ये छोटे छोटे रॉबर्ट्स हैं, दुनिया के सबसे छोटे रॉबर्ट्स। कोई इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी को बना नहीं सकता। किस एनर्जी से ये चल रहे हैं, और इनके अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन भी हो रहा है। और ये देखिए अब ये क्रोमोसोम तैयार हो गया खींच के डिवाइड होने में के लिए। ये देखिए अब उसको खींच के प्रेशर लगाया जा रहा है। अब ये क्रोमोसोम देखिए आपके देखते देखते 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 में डिवाइड हुआ, हर ऐसे 23 क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हुए। अब उसको दूर से देख रहे हैं तो उसका ये व्यू है जो हमने पहले देखा। इससे क्या गजब की चीज हो सकती है। अब जब वो क्लियरली सबके सब डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली सेम डीएनए दूसरी जगह पहुंच जाता है, तब ये सेल की आउटर बाउंड्री आपस में डिवाइड हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा कि एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनते हैं, और इस टाइम जो मेरे पीछे वीडियो चल रही है ये भी डीएनए की है। अब ये समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर में इतना कॉम्प्लेक्स डीएनए किस तरह से मेंटेन्ड है, और उसके बाद भी वो कहीं उलझता नहीं है, कहीं टूटता नहीं है, कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, और उसका डुप्लीकेशन भी हर टाइम होता रहता है। अब एक दूसरा फंक्शन हम देखेंगे जो सेल के अंदर है। तब तक ये पीछे की वीडियो का भी मजा लेते रहे। ये डीएनए फोल्ड कैसे हो रहा है इस वीडियो में, तब तक ये देखते रहे, पर मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अब एक दूसरा फंक्शन जो हर सेल के अंदर में होता है, वो होता है कि सेल के अलग अलग पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना। क्योंकि सेल का काम है अपने आप को डुप्लीकेट करना, और इसलिए उसको लिविंग बीइंग भी बोला जाता है, क्योंकि उसको डुप्लीकेट करना भी अपने आप में बहुत एसेंशियल है। तो सेल जैसे हमने ये देखा था, ये बॉडी सेल जो है, इस सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और वो हर पार्ट का एक टिपिकल फंक्शन है, और वो फंक्शन बड़ा जरूरी है। ये डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग नाम है मेडिकली, और मोटे तौर पर ये प्रोटीन्स है, बहुत तरह के प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या अपने आप में रॉबर्ट्स है। ये छोटे छोटे जो भी इसको बोल सकते हैं कि मशीनरी, और तो और इस सेल के अलावा बॉडी में जितने भी इस तरह की प्रोटीन्स की या मशीनरी की जरूरत है, वो सारा बनाने का इंतजाम इस सेल के अंदर ही है। और उस बनाने की जानकारी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग वो हमारे डीएनए में है। तो एक सेल का काम है कि वो सारी चीजों को बनाते रहना, कंटिन्यूसली बनाते रहना। इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। कि बॉडी को जो भी प्रोटीन्स, या जिसको हम सिंपल भाषा में पार्ट्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, अगर कार की भाषा में बोला जाए तो नट बोल्ट्स, और जो भी चीजें चाहिए कार को चलाने के लिए, वो सारी की सारी बनाने की पूरी फैक्ट्री हर सेल के अंदर मौजूद है, और लगातार वो फैक्ट्री काम करती रहती है। जितने भी पार्ट आपको इस सेल के अंदर नजर आ रहे हैं, ये अभी बहुत कम पार्ट नजर आ रहे हैं, इससे भी हजारों गुना पार्ट्स हैं जो, और लाखों टाइप के पार्ट्स हैं, वो लगातार हर सेल के अंदर बनते हैं, और बनने के बाद में बॉडी में जिस जगह पे उन पार्ट की जरूरत है उस जगह पे वो भेज दिए जाते हैं। पर जो ये बनाने का काम है, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन कैसे बनते हैं, और मजे की बात कि जिस चीज को बॉडी की जरूरत है वो सेल वही चीज बनाना शुरू कर देता है। उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अब इस टाइम ये चीज बनानी है, ये प्रोटीन बनाना है, ये बॉडी का ये पार्ट बनाना है, ये मशीन बनानी है। उस सेल के अंदर वो चीज बननी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे पार्ट्स तो उसको सेल के अंदर ही चाहिए, क्योंकि जब 1 से 2 सेल बनने हैं तो सारे के सारे ये पार्ट्स डबल हो जाने हैं। डबल होने के बाद वो डिवाइड होता है, डीएनए भी डबल होता है, और बाहर के जितने भी पूरे पार्ट्स हैं वो सबके सब भी डबल बन जाते हैं पहले।
तो पहले से ही सारी फैक्ट्री चालू हो जाती है, सारे पार्ट्स डबल करके उस जैसा सेल बनना है। पर अगर कोई सेल डिफरेंट बनना है, जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो नए नए सेल बनते हैं, तो वो जो नया सेल होगा वो इससे डिफरेंट बनेगा जरूरत के हिसाब से, और वो जो बनने का काम है उसको प्रोटीन सिंथेसिस है। तो अब हम दूसरा फंक्शन देखेंगे कि वो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, कैसे काम करता है। उस प्रोटीन सिंथेसिस की वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा समझना जरूरी है। डीएनए हमने देखा था कि जिप के 2 पार्ट में होता है, और जब इसको डुप्लीकेट होना होता है तो दोनों जिप सेपरेट हो जाती हैं, और उन दोनों का कंप्लीमेंट्री हाफ पार्ट ऐड करके एक डीएनए के 2 डीएनए बन जाते हैं। और 2 होने के बाद उनको क्रोमोसोम्स में असेंबल किया जाता है। क्रोमोसोम्स एक ही जैसे 2 क्रोमोसोम के पेयर बन जाते हैं, जो एक्स शेप हमने देखी थी, और वो खींच के सेपरेशन के टाइम में डबल बन जाते हैं। पर नॉर्मली सेल के अंदर क्रोमोसोम नहीं होते। नॉर्मली आप ये समझ लीजिए बहुत लंबा डीए जैसे ऊन का गोला होता है, या बड़ी तरह से अजीब तरह से लिपटा हुआ, वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होता नॉर्मल तौर पे। अब इसके अंदर में हमने कहा था 23,000 जीन्स हैं। जीन्स का मतलब उस पूरे डीएनए के अंदर में अलग अलग सेक्शन है। हर सेक्शन के अंदर में एक तरह की मशीन बनाने का ब्लूप्रिंट है, उसकी ड्राइंग है। तो अब क्या होता है कि जैसे डिमांड आती है कि अब ये पार्टिकुलर मशीन बनानी है, सपोज ये डिमांड आती है कि ये पार्टिकुलर जो लाल हमें रंग नशा है, जो मैंने बताया था पावर हाउस से, ये बनाना है, तो उस पूरे उनके गोले में से वो पार्टिकुलर पोर्शन ढूंढा जाएगा डीएनए का। उसका स्टार्ट कोड स्टॉप कोड के बीच में जो है, उसको एक मशीन आएगी, वो डीएनए के स्टार्ट पॉइंट को लोकेट करेगी और वहां से जिप को खोल देगी। जिप को खोलने के बाद जैसे ये 2 पार्ट है, उसको ऐसे पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद उसको रीड करना शुरू करेगी। अब डीएनए खुलता जाएगा और आगे आगे चलता जाएगा, पर वो जो मशीन उतने पोर्शन का कंप्लीमेंट्री पार्ट उस डीएनए से इंफॉर्मेशन रीड करके एक सिंगल स्टैंड, अब ये डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड, उतने पोर्शन का जितने पोर्शन में इसकी ड्राइंग है इस पर्टिकुलर पार्ट बनाने की, वो पार्ट का डीएनए का आधा पार्ट इस मशीन से प्रोड्यूस हो जाएगा और इस मशीन से बनकर निकल जाएगा। उस हाफ पार्ट को और लिमिटेड पोर्शन को, पूरा डीएनए तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर 3 बिलियन कोड्स हैं, उसमें से उस पार्टिकुलर मशीन के लिए जितने बड़े कोड चाहिए या जितने बड़े ड्राइंग चाहिए, उतना पोर्शन सिंगल स्टैंड में, डबल की जगह सिंगल स्टैंड में जब उस मशीन से बनके निकलेगा एक धागे की तरह से, आप अभी आप वीडियो में देखेंगे, उस पोर्शन को बोलते हैं आरएनए। आपने नाम सुना होगा आरएनए। ये आरएनए अब उस हर एक मशीन का एक आरएनए है। जितने भी आप चीजें देख रहे हैं और जितनी चीजें बॉडी के और सेल्स में भी है, हर एक के लिए एक आरएनए है। डीएनए के आरएनए बनता है, आरएनए बन के न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, बाहर निकल के उसके ऊपर कुछ और रोबोट्स चिपक जाते हैं और उस आरएनए के कोड को पढ़ पढ़ के एक नया प्रोटीन असेंबल करते हैं। ये उसी तरह से है जैसे असेंबली लाइन के अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं और उनको फिट किया जाता है, और फिट करने के बाद में उनको तैयार किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, कन्वेयर बेल्ट है, और एक सेल के अंदर में एक नहीं है, हजारों कन्वेयर बेल्ट लगातार काम करती हैं इन प्रोटीन्स को बनाने की। है ना कितनी अचंभे की बात। जितना मैं सुनता हूं, जितना गहराई से देखता हूं, उतना हैरानी बढ़ती चली जाती है, और आपको भी हो रही होगी। अब ये देखिए आपके सामने ये वीडियो है, ये डीएनए को जिप को खोला जा रहा है टेम्परेली, और उसके एक पोर्शन को के कोड को कम रीड करके उसको कंप्लीमेंट करके ये आरएनए बन रहा है। आरएनए बनना शुरू हो गया। आरएनए बना है, एक बारी में पूरा नहीं बनता, अलग अलग पोर्शन में बन रहा है। इन आरएनए को आपस में जोड़ा जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के कंप्लीट आरएनए बनाया जा रहा है, और ये आरएनए बन के अब न्यूक्लियस से बाहर निकला है। देखिए किस तरह से। अब बाहर निकलने के बाद इस आरएनए में एक मशीन बनाने की पूरी ड्राइंग है। अब एक फैक्ट्री आई जिसको रिबोसोम बोलते हैं, ये एक मशीन आई, इस आरएनए को पढ़ के अब इसके अंदर ये देखिए, ये जो नजर आ रहे हैं ये एक असेंबली टूल्स है। ये 3 कोड से इंफॉर्मेशन पढ़ के
जो आरएनए से मैच करेंगे, जो मैच करेगा वो उस पर जोड़ता जाएगा और वो अपने अपने हिसाब से, ये देखिए नीचे के आरएनए के कोड को पढ़ के वो टूल ऐड होता जाएगा और वो हर टूल एक एक मॉलिक्यूल इसके अंदर में ऐड करता चला जाएगा और इस राइबोसोम के अंदर में अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और इस प्रोटीन का जो कोड है वो उस आरएनए से मिल रहा है और बनने के बाद उस प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है, क्योंकि जब तक वो फोल्ड नहीं होगा वो मशीन की तरह काम नहीं कर सकता। यही जो प्रोटीन बनने का काम है एक और वीडियो से देखते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से आरएनए बनकर निकल रहा है, ये कई आरएनए निकल रहे हैं। अब इस आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है इसको देखेंगे। Acyl tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid methionine. ये मशीन असेंबल हो रही है जो उस आरएनए के कोड को पढ़ेगी। अभी वो असेंबली लाइन बन रही है। अभी देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए। Finally, the tRNA and the activated amino acid bind together. This amino acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, ये जो है आरएनए जो लंबा सा स्ट्रैंड देख रहे हैं, अब उसके ऊपर ये बाइंड हो रहा है। RNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3'. ये है मशीनरी असेंबल हो रही है, असेंबली लाइन बनाई जा रही है At this point, इस आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए। अभी देखिए कैसे बनती है। codon of the mRNA. Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal तो subunit. उस असेंबली का दूसरा पार्ट इसके The ऊपर आया है। subunit shows 3 sites: the acceptor site or the A site, आरएनए को ऐसे जकड़ लिया, the peptide site or अब the इसके E अंदर से site, कोड the पढ़ AZ के site प्रोटीन or बनेगा। the E ये site. देखिए कैसे। This whole unit forms the initiation complex. This is followed by the elongation stage. During this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, met-tRNA becomes deacylated. The ribosome then advances a distance of 1 codon and the deacylated ये tRNA देखिए shifts to the E site. ये मशीन where it शिफ्ट हो रही है dissociates. क्योंकि एक कोड बन चुका है, पढ़ लिया, अब दूसरा कोड पढ़ा जा रहा है। tRNA carrying तीन an तीन amino के acid कोड molecule इकट्ठे पढ़े जा रहे attaches to the A site. हैं और उससे रिलेटेड एमिनो एसिड यहाँ पे ऐड किया जा रहा amino acid है molecules. और ये प्रोटीन डेवलप हो रहा है। तीन Repetition of एमिनो this एसिड बन process गए, leads to the formation of an amino acid chain. एक सर्कल एक एमिनो एसिड है और प्रोटीन क्या होता है, मल्टीपल एमिनो एसिड की चेन है। अब ये देखिए Finally, when the अब UAG 5 बन codon गए। or the stop codon अब reaches इसको the पता A चल site, जाता है कि स्टॉप elongation कोड हो is गया है, completed. अब ये डीएनए का काम Termination is the last stage of पूरा हो protein चुका है। synthesis. अब ये रिलीज हो जाएगा। Acid देखिए molecules is released ये from the कोड आते ही ribosome. अब ये प्रोटीन जो बना था Acid chain is the उस protein, and this part of असेंबली protein लाइन से synthesis बाहर आ is गया, known as translation. पर ये यहाँ छोटा दिखाया, एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज्यादा चेन होती है, यहाँ सिर्फ 5 दिखाए हैं और ये बनने के बाद में प्रोटीन एज इट इज काम नहीं कर सकता, इस प्रोटीन को असेंबल किया जाता है। Summary. Proteins making it a real program that's running. So that process of DNA to RNA is like running a program. Double clicking on an icon. किसी भी चीज को बना सकती है, ये इसकी खासियत है। तो ये हमने देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाने की पूरी फैक्ट्री एक सेल के अंदर है और वो हजारों टाइप के प्रोटीन्स बना सकती है जैसे बॉडी को जरूरत है। तो आप ये देखिए हर सेल के अंदर में पूरा ह्यूमन बॉडी बनाने का मैकेनिज्म तैयार है। इतना बड़ा ह्यूमन शरीर बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो एक सेल के अंदर उसके लिए असेंबली लाइन मौजूद है और असेंबली लाइन बनाने के लिए जो ड्राइंग चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसको डीएनए से मिलती है। और एक मशीन की इंस्ट्रक्शन डीएनए का जो छोटा पार्ट है आरएनए, डीएनए बहुत बड़ा समझ लीजिए 6 फुट के करीब, आरएनए समझ लीजिए 1-2 सेंटीमीटर के करीब उसमें से निकलता है और उस तरह के बहुत सारे आरएनए का उनसे एक डीएनए में से बन सकते हैं। पर जो बॉडी को जैसे जरूरत होती है उस टाइप के आरएनए बन के बाहर आ जाते हैं और उससे जो प्रोटीन बनते हैं वो सेल के अंदर तो काम आते ही हैं सेल को बनाने के लिए, और सेल से बाहर भी जहां जरूरत होती है बॉडी को वो प्रोटीन काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे पहले बात हुई थी, आजकल वायरस का बड़ा जिक्र आ रहा है, तो वायरस और सेल में क्या फर्क है, बॉडी सेल में, और
ये भी पता है कि आपने सुना होगा कि वायरस को लिविंग बीइंग नहीं मानते, सेल को लिविंग बीइंग मानते, तो दोनों में क्या फर्क है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा ही है सेल का। सेल के अंदर में ये बहुत सारे मशीनें हैं बाहर, और ये बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। न्यूक्लियस के अंदर में ब्लूप्रिंट है पूरे बॉडी का, हर तरह की चीज बनाने की डिजाइन इंफॉर्मेशन। इसको समझ लिए 170 बुक्स है, बहुत मोटी मोटी बुक्स, जिसके अंदर हर तरह की ड्राइंग अवेलेबल है, और वो ड्राइंग कोडेड फॉर्म में डीएनए के अंदर में है। अब इसका अलावा बॉडी सेल के अंदर में दो चीजें हैं, एक तो हर चीज बनाने की इंफॉर्मेशन है, और उस बनाने के लिए मैकेनिज्म है। ये सारी असेंबली लाइन है जो उस इंफॉर्मेशन से कोई भी प्रोटीन बना सकती है, और प्रोटीन है जिससे पूरी बॉडी बनती है। तो सेल के अंदर में इंफॉर्मेशन भी है और डुप्लीकेटिंग मैकेनिज्म भी है। और उसके मुकाबले में इसीलिए इसको लिविंग सेल बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को डुप्लीकेट करने के अंदर इसमें पूरी काबिलियत है। और एक चीज और, डुप्लीकेट करने के लिए मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। जो भी हम खाते हैं वो सारा का सारा फूड पार्टिकल छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है हमारे स्टमक में। ब्रेक होने के बाद वो ब्लड के थ्रू जाता है और ये सेल के अंदर जाता है। तो ये सेल एक तरह से ये फूड को एब्जॉर्ब करता है और उस फूड से डिफरेंट चीजें बनाने का काम करता है। इस क्योंकि ये एक तरह से फूड हंगरी है, और उसी से डिफरेंट मशीनें बनाता है, जरूरत के हिसाब से बनाता है, और एक मल्टीप्लाई होता है खुद से खुद। इस अपने आप में इसकी कैपेबिलिटी है मल्टीप्लाई होने की, इसलिए इसको लिविंग बीइंग बोला जाता है। और दूसरी तरफ ये वायरस, ये वायरस का डायग्राम है। इसके अंदर आप देखिए स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रैंड है आरएनए। एक वायरस के अंदर में जितने भी उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, वो बनाने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ब्लूप्रिंट है, वो उस वायरस के अंदर ही होता है, इस आरएनए के फॉर्म में होता है। पर इसके अंदर ये ड्राइंग तो होती है, पर ड्राइंग से प्रोटीन कैसे बनाया जाए वो इंफॉर्मेशन वायरस के अंदर नहीं होती, वो मैकेनिज्म नहीं होती, वो डुप्लीकेटिंग मैकेनिज्म मिसिंग है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है। तो ये जो मशीनरीज हैं, अलग अलग मशीनरी जो हम देखा था प्रोटीन बनाती हैं, वो मशीनरी वायरस के अंदर नहीं है। वायरस के अंदर में उसका खोल है, खोल के अंदर में सिर्फ आरएनए है। मतलब ये ड्राइंग लेके तो घूम रहा है, पर इसको वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए जहां असेंबली लाइन में वो ड्राइंग देके अपनी ही सारी ड्राइंग देगा, और वो फैक्ट्री ही उस ड्राइंग को पढ़ के उस एक वायरस से मल्टीपल वायरस बना सकते हैं। तो वायरस अपने आप में ग्रो करके डिवाइड होके 1 से 2 नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर वो असेंबली लाइन फैक्ट्रीज ही नहीं है जो डुप्लीकेट कर सकती हैं वो काम, क्योंकि सेल के अंदर है। सेल को तो जो भी चीज मिल जाए, जो भी ड्राइंग मिल जाए, उसको वो डुप्लीकेट कर सकता है। तो वायरस इतना स्मार्ट होता है, चाहे वो लिविंग विंग नहीं है, वो क्या करता है कि उसको समझ आ जाता है कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मेरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो इस आरएनए को पढ़ के ये सेल अब बेसिकली कंफ्यूजन में मल्टीप्लाई कर देगा। सेल ये सोचेगा कि ये आरएनए मेरे अपने आरएनए हैं, और उस गलतफहमी में इन आरएनए से डिफरेंट मेरे बॉडी पार्ट बनाना शुरू कर देगा, और फिर सेल के अंदर ही वो बॉडी पार्ट आपस में चिपक जाएंगे और नया वायरस बन जाएगा। तो क्या करता है, ये वायरस इस सेल के अंदर घुस जाता है, उसके बाद इसका खोल टूट जाता है, और ये जो आरएनए है, ये आरएनए न्यूक्लियस के अंदर में जाके ये आरएनए मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। याद होगा हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि सेल के अंदर में डुप्लीकेटिंग मैकेनिज्म है जो आरएनए को डुप्लीकेट करती है। फिर वो आरएनए बाहर आएंगे, उस आरएनए को ये सारी मैकेनिज्म सोचेंगे कि ये सेल ने आरएनए भेजे हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, वो उन आरएनए को बल्कि प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगी, और प्रोटीन बनने के बाद वो प्रोटीन असेंबल होके इस सेल के अंदर ही इस तरह के वायरस का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, और एक सेल के अंदर बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। इतने ज्यादा बन जाते हैं कि एक टाइम पे ये सेल डैमेज हो जाता है और उसमें से ये सारे वायरस निकल के और जगह फैल जाते हैं।
ये कैसे काम करता है इसकी एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। ये देखिए, एक छोटी सी वीडियो देखने वाले, इसके अंदर में ये हमारे गले का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वायरस, ये उस गले के बॉडी सेल्स हैं, गले ह्यूमन सेल्स हैं, जिसके अंदर ये वायरस घुस के अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा। उसको देखते हैं कैसे। This guy's throat cells. So notice it's covered with little yellow knobby things. You call these keys. Those are keys. This is a key. This is a key. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये वायरस के चारों तरफ ये भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ये एक तरह की चाबी है। इनके अंदर पर्टिकुलर कोड है, क्योंकि जो बॉडी का सेल है, ह्यूमन बॉडी का सेल बड़ा स्मार्ट है। वो किसी भी अननोन चीज को आने नहीं देता जब तक कि उसके पासवर्ड मैचिंग ना मिले। जो भी चीज सेल के अंदर घुसेगी, उसके पास उस सेल के घुसने का पासवर्ड होना चाहिए। वो एक तरह की चाबी है। तो ये वायरस उसी चाबी को तैयार कर लेता है जो सेल के अंदर घुसने के लिए चाहिए। ये अलग अलग चाबियां हैं। अब ये देखिए, चाबी कैसे सेल के अंदर में अपने आप को मैच करेगी और उसके बाद सेल कंफ्यूज हो जाएगा और इस वायरस को अपने अंदर आने देगा। ये देखिए, ये लॉक्स हैं, ये बॉडी सेल है, पर उसने क्या चाबी को मैच कर दिया। अब ये सेल के अंदर चला गया वायरस, और इस सेल की अब बॉडी को तोड़ने के लिए ये सारे के सारे मैकेनिज्म आए थे, और ये आरएनए है। अब ये आरएनए न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में बॉडी सेल कंफ्यूज हो जाता है और इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये डुप्लीकेटिंग मशीन है, और ये अब न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। और अब क्योंकि ये बाहर आते हैं आरएनए के तौर में, और उनको ये मशीन्स उनको असेंबल कर देती हैं, और ये वायरसेस बनते जा रहे हैं एक सेल के अंदर में। जब वायरसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं और सेल से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, एक सेल, ये देखिए, इस तरह से जो सेल इन्फेक्ट हुआ था उसके अंदर वायरस, सेल के अंदर गलत फहमी में वायरस ही बनाने शुरू कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और एक स्टेज पे सेल उसको संभाल नहीं पाया और सेल फट गया। अब सारे वायरसेस बाहर आ गए। अब ये वायरस बाहर आके और सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये मैकेनिज्म है, और ये फर्क आपको क्लियर हो गया होगा वायरस का और बॉडी सेल का, या वायरस का और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कंप्लीट बॉडी सेल है, लिविंग सेल है, और ह्यूमन सेल भी कंप्लीट लिविंग सेल है, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो दो फर्क हो गए वायरस और बॉडी सेल में। बॉडी सेल अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है क्योंकि उसके अंदर ड्राइंग भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और बनाने की मैकेनिज्म भी है। वायरस में सिर्फ ड्राइंग है पर बनाने की मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा, वायरस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जो बॉडी सेल है वो बाहर से फूड को लेता है, उसी से मल्टीप्लाई करता है, उसी से सारी प्रोटीन्स बनाता है। वायरस तो सेल के अंदर में जाके वही फूड से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उसी मैकेनिज्म को यूज करता है। तो ये फर्क था। तो अभी तक हमने देखा कि एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं, और इस टाइम जो मेरे पीछे, तो साथियों, हमने देखा हमारा शरीर जिस चीज से बना है, बॉडी सेल, उसके अंदर की दुनिया कितनी विशाल, कितनी कॉम्प्लेक्स, जबरदस्त इंजीनियरिंग, कोई सोच भी नहीं सकता। हजारों इंजीनियर, टॉप क्लास वर्ल्ड के इंजीनियर मिलकर डिजाइन करें तब भी शायद ऐसी फैक्ट्रियां नहीं बना सकते जो हमारे हर सेल के अंदर है और 24 घंटे काम कर रही है। उसी फैक्ट्री की कुछ और तस्वीरें हैं। ये सब सेल के अंदर की बातें हैं जो पीछे आपको वीडियो में नजर आ रही हैं। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, मेरा दिमाग घूम गया ये देख के, शायद आपको भी ऐसा लगा होगा। पर अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल जिसका शुरू में भी जिक्र किया था कि ये सब बनाने वाला कौन है? क्या कोई है जिसने ये सब कुछ बनाया, या सब कुछ अपने आप बना? ये एक बहुत मुख्य प्रश्न है जो इस टाइम पूरी इंसानियत के सामने खड़ा है। हजारों सालों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है।
इंसानियत, पर वो जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। साइंस जो अभी तक ये पूरे विश्वास के साथ मानती थी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से, डार्विन थ्योरी के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फार्मूले के हिसाब से, कि ये सब अपने आप से ही इवॉल्व हुआ है। दुनिया में एटम मॉलिक्यूल्स, कुछ बिजली गिरी, उससे एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, उससे डीएनए बना, डीएनए से डीएनए बढ़ता चला गया। ये थ्योरी है, बहुत टाइम से है, कि एक छोटे प्राणी से बढ़ते 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 मनुष्य जैसा शरीर अपने आप से बन गया। पर ये तब था जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम थी। आज की डेट में साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन के फॉर्मूले से इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बन सकती है। साइंटिस्ट अभी डिवाइडेड है, आधे मानते हैं कि बन सकती है, आधे मानते हैं नहीं बन सकती, और कुछ एक तरह से साइंस पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि ये सब कैसे बना। और दूसरी तरफ धर्म की किताबें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जो पूरे विश्वास से कहते हैं कि इन सब को बनाने वाला महाशक्ति परमपिता परमात्मा है, जिसने बड़ी सोच समझ के, दिमाग लगा के, उसके पास अपार शक्तियां हैं, उसकी अपार इंटेलिजेंस है, उसने इस पूरी सृष्टि की रचना की। और क्योंकि सिर्फ यही नहीं है हमारा शरीर, और हमारे शरीर का तो हमने बहुत छोटा सा पार्ट देखा है, इससे लाखों फंक्शन हमारे शरीर में हो रहे हैं, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जिनको एक्सप्लेन करने में सदियां बीत जाएंगी। तो धर्म कहता है कि परमात्मा ने ये सब बनाया। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको देख के तो लगता है कि कोई बनाने वाला सुपर इंटेलिजेंट पर्सन तो चाहिए, तभी ये बन सकता है, वरना बन नहीं सकता। ये बात धर्म की सही लगती है तरफ से, पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर परमात्मा इतना इंटेलिजेंट, इतना पावरफुल और फिर इतना केयरिंग है, हमें बनाया तो हम एक तरह से उसके बच्चे हैं, फिर दुनिया में इतना कष्ट क्यों है जब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है? क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं? नेचुरल कैलेमिटी आती है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, बीमारियां आती हैं, और लोग एक दूसरे पे हत्याएं कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बेदर्दी से पीट पीट कर मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं। इतनी लड़ाइयां हुई हैं, इतना नरसंहार हुआ है, इतना दुख, इतने कष्ट क्यों है फिर, जब परमात्मा है, हम सब उसी के बच्चे हैं? कुछ धर्म के किताबें जवाब देती हैं कि इंसान अपनी गलतियों की वजह से ये कष्ट पा रहा है। तो फिर गलतियां भी क्यों हो रही हैं हमसे? हमारे अंदर भी इच्छाएं पैदा करने वाला भी तो यही प्रकृति है। ये एक तरह से यही है जो जिसकी वजह से ये पैदा हो रही हैं, इच्छाएं पैदा हो रही हैं, और हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये सवाल पूरी तरह तसल्ली बख्श नहीं है कि हाँ, परमात्मा ने बनाया और इंसान गलतियां करता है इसलिए उसकी सजा पाता है। पूरी तरह से मेरी तो इसमें संतुष्टि नहीं होती। तो ये सवाल, खुला सवाल रह जाता है कि इन सबको बनाने वाला कोई इंटेलिजेंट बीइंग है या ये नहीं है। पर इस सब के बीच एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि मैं नाम को लेके हम जो इतने चौड़े होते हैं, इतने उछलते हैं कि मेरा शरीर सुंदर, मेरा शरीर पावरफुल, मेरी इंटेलिजेंस, ये सब के सब तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे अंदर हो रहा है, जो हमने नहीं बनाया, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ब्यूटी के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो अगर एक इंसान खुले दिमाग से इस सारी कुदरत के फिनोमेना को देखेगा तो उसका मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब हो रहा है। मेरे शरीर, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी खूबसूरती, मेरी ताकत तो सब मिली है, इसके अंदर मेरा कुछ भी हाथ नहीं। तो ये रियलाइजेशन कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ये तो सब हो रहा है, ये अपने आप को अध्यात्म का बीज देता है, हमें बड़ी शांति देता है, सुकून देता है, हमें अच्छा व्यवहार करने की तरफ प्रेरणा देता है। तो ये सवाल का जवाब तो नहीं मिल सकता, पर इससे एक आध्यात्मिक या दार्शनिक फायदा हम ये उठा सकते हैं
कि मैं नाम की जो चीज है उसको हम डिसॉल्व कर दें अपने अंदर से, और उस ईगो के समाप्त होने पे जो जीवन के अंदर जो खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो हो रहा है उसके साथ बहने का जीवन का असली आनंद हम ले सकेंगे। ये मैसेज देना भी इन वीडियो को बनाने का एक मकसद था। आशा है आपको पसंद आया। तो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करिए और औरों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।